हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनुप स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग की जो फिजिक्स था, ठीक है, ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और उसके बाद से हम लोग मॉडल पेपर इसका सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बस 12 क्वेश्चन बचे हैं और वो भी 12 जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स हैं, अरे सॉरी ऑप्शनल हैं, बस एक ही न्यूमेरिकल है इसमें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें जितने बच्चे लोग थ्योरी पढ़े हैं, ठीक है, ये पीछे का जितने ये लेसन पूरी तरह के जितनी भी पूरी वीडियो है इसका देखे हैं, वो जो बाकी ये क्वेश्चन जो बचा हुआ है इसको सॉल्व कर चुके होंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें सिर्फ 48 नंबर क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब ऑप्शनल है। बाकी सब क्या है? ऑप्शनल है। जो भी थ्योरी पढ़ा है उसको ये कर जाएगा, ठीक है। तो जो लोग आगे अगर पिछले वीडियो में 38-37 तक सॉल्व किए थे, उसके आगे अगर जो भी बच्चा ये आगे क्वेश्चन जो देखे होंगे, 12 क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो पूरी तरह से इसको सॉल्व कर चुके होंगे, ठीक है। और जो नहीं देखे होंगे भाई उनकी तो बात ही छोड़िए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें ये जो 12 क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। सारा ऑप्शनल है, बस एक आपका 48 नंबर है न्यूमेरिकल है, वो भी न्यूमेरिकल है। पीछे वैसा न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है किसी बंद कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये किसका नियम है? किसका नियम है? यह फैराडे का तो नियम है, फैराडे का पहला नियम, फैराडे का पहला नियम, ठीक है। ऑप्शन जैसे देगा वैसे बताइएगा, ठीक है। फैराडे का द्वितीय नियम क्या बताता है कि जिस कार्य उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है, ठीक है। और पहला नियम कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो यदि फैराडे का प्रथम नियम, द्वितीय नियम ऐसे अगर ऑप्शन में है तो फैराडे का प्रथम नियम मारिएगा, ठीक है। नहीं तो न दिया हो तो किसको मारेंगे? फैराडे के नियम को, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी में लेंज का नियम दिया है जो कि फैराडे का द्वितीय नियम है, ठीक है। तो लेंज के नियम पर ना टिक मारिएगा, फैराडे का नियम, ठीक है। क्योंकि इसमें जो मेन मुद्दा है वो फैराडे का प्रथम लॉ है। अब प्रथम लॉ नहीं दिया है तो फैराडे का तो नियम दिया है, फैराडे के नियम में से पहला या दूसरा में से तो पहला है ही, तो फैराडे का नियम, ठीक है। तो 38 का ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिएगा, फैराडे, ठीक है। फैराडे ने दिया था। 39 में क्या कह रहा है? 39 में सब ऑप्शनल है। कह रहा है किस यंत्र का उपयोग बैटरियों को आवेशित करने यानी बैटरी को चार्ज करने, मोटर की बत्ती जलाने, सर्च लाइट आदि में किया जाता है। तो आप लोग देखे होंगे शादी विवाह में जनरेटर लाते हैं और जनरेटर में क्या आगे लगा होता है? डायनोमो, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसके कारण, और उसी से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और उसी से सारी लाइट बल्ब जो भी जलता है जलाया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है उसके आगे क्या लगा होता है? डायनोमो। क्या लगा होता है? डायनोमो। उससे बैटरी भी चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो डायनोमो इसमें ऑप्शन में दिया होगा आपको। विद्युत मोटर का नहीं, विद्युत मोटर का उपयोग नहीं करते हैं, धर्मापी का नहीं, ट्रांसफार्मर का नहीं, किसका? डायनोमो का, ठीक है। तो 39 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 39 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। डायनोमो से हम बैटरी को आवेशित कर सकते हैं, सर्च लाइट जला सकते हैं, मोटर चला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जनरेटर चालू करिए, उसके आगे डायनोमो लगा है, उससे विद्युत प्राप्त हो जाएगी और उससे ये सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर क्या कह रहा है इसमें? कह रहा तांबे के एक छल्ले को एक दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर आवेशित किया जाता है, तब यह निश्चित है कि यह छल्ला टूट जाएगा, यह छल्ला गर्म होने लगेगा, छल्ले में प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट प्रवाहित होगा, यह छल्ला पर अप्रभावित, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा? कोई दंड चुंबक है, ठीक है। ये इसका एस ध्रुव है, इसका नॉर्थ। इस नॉर्थ की तरफ कोई तांबे का छल्ला है, ठीक है। तांबे का कोई छल्ला है, इसकी तरफ क्या किया जा रहा है? गति कराया जा रहा है। तो गति कराया तो यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, इसमें ये गति करेगा तो ये क्या होगा? इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स के कारण, परिवर्तन के कारण इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। आपको पता है जहाँ पे भी धारा है मतलब आवेश प्रवाह कर रहे हैं, आवेश गतिमान है, आवेश गतिमान है तो वो जरूर कुछ ना कुछ हीट रिलीज करेंगे, मतलब वो तांबे का छल्ला क्या होने लगेगा? गर्म होने लगेगा। टूटेगा नहीं, इसमें एसी करंट नहीं प्रवाहित होगा, ना ही प्रभावित होगा। ये क्या होने लगेगा? ये गर्म होने लगेगा। इसमें धारा बहने लगेगी तो ये क्या होने लगेगा? गर्म होने लगेगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गर्म होने लगेगा, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। सारा नंबर ऑप्शनल है, फटाक देख लेते हैं। बस इसका एक है, मेरा होता तो 48 नंबर इसका सॉल्व कराते, बाकी सब आप लोग खुद सॉल्व कर चुके होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी देख लेते हैं। कह रहा डीसी मोटर में विद्युत रोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है।
सॉरी विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विरोधी विद्युत वाहक बल यानी बैक ईएमएफ कब उत्पन्न होता है? जब आप डीसी मोटर को जैसे स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो आर्मेचर है जैसे घूमना प्रारंभ करेगा तो एक बंद परिपथ में घूमता है और उसके कारण क्या होने लगेगा, जैसे घूमना प्रारंभ करेगा तो उसमें फैराडे के लॉ के अनुसार उसमें भी क्या होने लगेगा, एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा जिसको हम बैक ईएमएफ कहते हैं। तो कब होता है? जब जैसे मोटर स्टार्ट होता है ना, उसमें जो कॉइल होती है घूमना शुरू करती है तब होता है ऐसा, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया है क्या है कि मोटर की कुंडली घूमकर स्थिर हो जाती है तब, जब मोटर की कुंडली घूमना प्रारंभ करती है तब, या जब मोटर की कुंडली स्थिर रहती है तब। स्थिर रहेगी तो कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। डी कह रहा है विरोधी विद्युत वाहक बल डीसी मोटर में उत्पन्न नहीं होता, तो स्थिर रहेगी तो नहीं होगा। कह रहा है दो ए और सी में कह रहा है स्थिर रहेगी तो उत्पन्न तो होगा नहीं, उसको गतिमान होना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि जब कुंडली घूमना प्रारंभ करती है यानी जब वो गति करना शुरू करती है तब उत्पन्न होता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 41 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 41 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 42 नंबर देखिए, 42 नंबर क्या कर रहा है कि यदि चुंबकीय फ्लक्स फाई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी और क्षेत्रफल ए हो तो इनके बीच सही संबंध है। तो क्या होता है? फाई बराबर बी डॉट ए होता है, ठीक है। तो यदि ये रिलेशन दिया है मैच करेगा, इससे 3 इक्वेशन बन जाएगा। एक ये इक्वेशन बनेगा, एक बी बराबर निकालेंगे तो क्या होगा? पाई अपान ए। एक ये इक्वेशन बनेगा, या एक ए बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई अपान बी। देखिएगा इन तीनों में से जो ऑप्शन में मैच करेगा उस पर आप लोग टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन ए में दिया है बी बराबर फाइव अपन ए, बी बराबर फाइव अपन ए, ऑप्शन नंबर यही मैच कर रही है, ठीक है। ज़्यादा नहीं देखना है आपको, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 42 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। मज़ा आ रहा होगा क्योंकि सारा ऑप्शनल है, ऐसे ही सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। आप लोग मुझसे आगे ही होंगे। करा है क्या? विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है। विद्युत वाहक बल किसके समानुपाती होता है? ई बराबर होता है डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, यानी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के दर के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसका मतलब ये ना फार्मूला से निकलेगा। तो देखिए ऑप्शन में दिया है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो 43 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा निम्न में से कौन सा नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है। तो आप लोग पिछले चैप्टर में फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, सीधे हाथ का राइट हैंड का लॉ पढ़े होंगे, उसके कारण, ठीक है, हम लोग लॉरेंज बल जैसे देखे थे ना, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करना, ठीक है। तो इसमें भी लॉरेंज बल के कारण विद्युत वाहक बल ज्ञात करना पढ़े थे अभी इसी लेसन में। तो लॉरेंज बल किस हाथ से निकालते हैं? दाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के राइट हैंड के नियम से, ठीक है। तो आपको दिया होगा इसमें 44 में फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम ऑप्शन नंबर बी में दिया है। 44 का ऑप्शन नंबर बी को आप लोग टिक कर लीजिए। बात समझ में आई है? चलिएगा 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। डायनेमो उत्पन्न करता है। डायनेमो क्या उत्पन्न करता है भाई? डायनेमो से उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। फ्राइडे के लॉ के अनुसार क्या होता है? उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ उत्पन्न होता है, ठीक है। डायनेमो में क्या होता है? एक ईएमएफ उत्पन्न होता है जिसके कारण हम एक प्रेरित धारा प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसमें इससे क्या उत्पन्न होता है? ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो ईएमएफ आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ईएमएफ ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो 45 का ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में। तो 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फैराडे के नियमानुसार, फैराडे का नियमानुसार क्या होता है? यही तो होता है, बस इसमें क्या बढ़ा देते हैं? ई बराबर माइनस एन डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। यही तो होता है फार्मूला फैराडे का, यही होता है फार्मूला। तो देखिए ये मैच कर रहा है किसी से, ई बराबर माइनस एन डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, या इसी डेल्टा को हम डी लिखते हैं, डी फाई अपान डी टी, ठीक है। इसी को क्या लिखते हैं? डी, तो कहीं डी फाई अपान डी टी दिया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। 46 का ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी में दिया है ई बराबर माइनस एन डी फाई अपान डी टी, डी फाई अपान डी टी, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से ऑप्शन देख कर मारिएगा, ठीक है।
चलिएगा 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विद्युत प्रेरण पर आधारित है। विद्युत प्रेरण पर कौन सा आधारित है, विद्युत प्रेरण पे अभी हम लोगों ने किया कि डायनामो उत्पन्न करता है ईएमएफ। ईएमएफ कैसे उत्पन्न होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। तो कह रहा है निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित होगा, तो ऑप्शन में आपको डायनामो पहले ही दिख रहा है, तो डायनामो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे ही तो आधारित है, यानी 47 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डायनेमो, डायनेमो। ठीक है, आ गए अब हम लोग न्यूमेरिकल पे, 48 वाले क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो कि है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, इसी फार्मूले पे लग जाएगा, यानी ये वाला फार्मूला जो फैराडे का नियम का फार्मूला है उसी पे लग जाएगा। कह रहा है कि 100 फेरों वाली तांबे की कुंडली की तार की कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में 30 वेबर की वृद्धि 3 सेकेंड में होती है, तो कुंडली में प्रेरित धारा होगी, प्रेरित धारा होगी। 48 नंबर है ना, सॉल्व करना है। तो देखिए इसका मान दिया है, डी फाई का मान दिया है, ठीक है, कि कितना परिवर्तन हो रहा है, तो 30 वेबर का, और कितने सेकेंड में हो रहा है, तो 3 सेकेंड में हो रहा है। और फेरे कितने हैं, यानी एन की वैल्यू क्या है, तो 100 फेरे हैं। कितने फेरे हैं, 100 फेरे हैं। तो 48 नंबर कर रहे हैं, ठीक है, इस फार्मूले पर हम बता दे रहे हैं, या लिख भी दीजिए आप लोग क्या, कि जो डेल्टा फाई का वैल्यू है वो कितना है, 30 वेबर, डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो क्या है, 3 सेकेंड, और एन की जो वैल्यू है कितनी है, 100 है। ठीक है, इसको मिटा दीजिए, चलिए कंफ्यूजन नहीं होगा भाई आप लोगों को। तो ई का मान ज्ञात कीजिए, तो क्या होता है फार्मूला, एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, माइनस होता है तो माइनस बस वो आपको बताता है कि जिस कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। ठीक है, तो माइनस उसको बताता है, ये हो गया फार्मूला। अब रख के सॉल्व करेंगे तो -100 गुड़े डेल्टा फाई का मान 30 है, बटे में 3 कटा दीजिए, 10 बार में कटेगा, गुड़ा करेंगे ये 10 होगा कट के, अब गुड़ा करेंगे 100 में, कितना हो जाएगा, -1000 वोल्ट, -1000 वोल्ट। ठीक है, तो चिन्ह में यदि ऑप्शन में आपको माइनस दिया है तो माइनस वाले ऑप्शन को मारिएगा, नहीं दिया होगा तो प्लस वाले ऑप्शन को मारिएगा, क्योंकि ये चिन्ह बस बताता है कि जिस कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। ठीक है, तो था ना बिल्कुल ईजी, न्यूमेरिकल भी जो था बिल्कुल ईजी था, ये तो सारा ऑप्शनल है ही, जो न्यूमेरिकल दिया वो भी बिल्कुल ईजी था। ठीक है, तो आया है 1000 वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है, तो 48 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 48 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बचा है हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसी के साथ फिजिक्स पूरी तरह से आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, थोड़ा रेस्ट लेके अब इसका मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि गॉस तथा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर में संबंध है, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थी उसका मात्रक था जो, ठीक है, एक सीजीएस में एक एसआई में, तो आपको बताया गया था थ्योरी में ही कि एक गॉस बराबर क्या होता है, एक गॉस बराबर 10⁻⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, तो न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर एक गॉस बराबर होता है। ऑप्शन में कह रहा है कि 1 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, यानी इसको चेंज कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए, तो कन्वर्ट करेंगे तो 1 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/10⁻⁴ गॉस, क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो एक गुणा में है तो भागा में आ जाएगा। आपको पता है जो घात माइनस में इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी यही बराबर हो जाएगा 10⁻⁴ गॉस के, 4 गॉस के। ठीक है, तो 1 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर बराबर होता है 10⁻⁴ गॉस के, 10⁻⁴ गॉस के। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में मैच कर रहा है, 10⁻⁴ गॉस, ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है। तो जो 49 है उसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 49 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से पूरी आपकी फिजिक्स खत्म होती है पूरी तरह से। ठीक है, और उम्मीद भी करता हूँ कि आपको ये जितना भी जिसको ना समझ में आया होगा, ठीक है, जो लोग ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए होंगे वो लोग अब उनको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्या कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब पूरी तरह से फिजिक्स समाप्त होता है। अब देखेंगे बस इसका हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे पेपर में क्वेश्चन आएंगे, और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको मैं भी बता दूंगा पेपर जब सॉल्यूशन कराएंगे जब मॉडल पेपर, तो इम्पोर्टेंट कौन कौन से लेसन है उसको मैं बता दूंगा, आप लोग उसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, इस वीडियो में
बस इतना ही। अब इसके आगे बचा ही क्या है, बस उसका देखेंगे आप लोग मॉडल पेपर। तो चलिए मिलते हैं मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।